हेलो, दिस इज कमल रामनानी और आज हम बात कर रहे हैं सेलुलर एजिंग के बारे में। व्हाट इज सेलुलर एजिंग? सेलुलर एजिंग इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन द सेल फंक्शन एंड इट्स एबिलिटी टू सर्वाइव। जब कोई सेल डिवाइड कर करके एक ऐसी पोजीशन में आ जाता है जब उसके सेलुलर फंक्शन कम हो जाते हैं, जब उसकी सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं, तो तब हम कहते हैं कि वो सेल क्या हो गया है, दैट सेल इज अंडरगोइंग एजिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सेल है, एक एम्ब्रियोलॉजिकल सेल है, एक एम्ब्रियो का सेल है। ये क्या हुआ, इसने डिवाइड किया। ठीक है, इसने क्या किया, ये टूटा और ये डिवाइड हुआ और डिवाइड होते होते ये एक अडल्ट स्टेज में आ गया। अब ये जब एक अडल्ट स्टेज में आ गया तो ये डिवाइड होता रहेगा और एक ऐसी कंडीशन में आ जाएगा जब वो नॉन डिवाइडिंग स्टेज में हो जाएगा। और जब वो नॉन डिवाइडिंग स्टेज में हो जाएगा उस वक्त ना तो वो अपने सेल के फंक्शन सही से कर पा रहा होगा, ना तो उसकी वायबिलिटी मींस उसकी सर्वाइकल के चांसेस वो भी बहुत ज़्यादा कम होंगे। तो तब हम कहेंगे कि ये जो सेल है वो अंडरगो हुआ है एक प्रोसेस के, जिस प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया, सेलुलर एजिंग। सो व्हाट इज सेलुलर एजिंग? ये एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल जो है वो अंडरगो होता है एक नॉन डिवाइडिंग स्टेट में, जब वो अपने सारे फंक्शंस की प्रोग्रेसिव डिक्लाइन कर रहा होता है और उसके सर्वाइकल के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ये नॉन डिवाइडिंग सेल जब मर जाएगा तो ख़त्म, इट कैन नॉट परफॉर्म नॉर इट कैन परफॉर्म इट फंक्शंस, उसके एबिलिटी सर्वाइकल के चांसेस भी खत्म हो जाएंगे। तो व्हाट इज सेलुलर एजिंग? इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन द सेल फंक्शन एंड इट्स वायबिलिटी। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज जिसकी वजह से हमारे पास ये सेलुलर एजिंग होती है। क्या वजूहत है इस सेलुलर एजिंग को करवाने में? व्हाट आर द कॉजेज? तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज। एक कॉज जो सेलुलर एजिंग का होता है वो हमारे पास होता है जेनेटिक एबनॉर्मलिटी का होता है। जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, अब ये जो हमारे पास सेलुलर एजिंग होती है ये नॉर्मली भी होती है हमारे पास, ये किसी सेल के अंदर नॉर्मली भी होती है, लेकिन किसी किसी सेल में बहुत जल्दी प्री मैच्योर एजिंग आ जाती है। इन जेनेटिक एबनॉर्मलिटी की वजह से क्या होता है कि किसी किसी सेल में प्री मैच्योर एजिंग हो जाती है। प्री मैच्योर एजिंग का क्या मकसद है? प्री मैच्योर एजिंग का मकसद है कि अभी तक उसकी वो उस मैच्योर स्टेट तक पहुंचा नहीं है जहां उसको सेल के फंक्शंस जो हैं वो डिक्लाइन हो जाए और वायबिलिटी हो जाए, वो अभी तक पहुंचा नहीं है उस स्टेज पे, अभी उसकी सर्वाइकल में टाइम है। लेकिन कुछ ऐसी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी की वजह से वो मैच्योर होने से पहले ही, वो उस स्टेज में पहुंचने से पहले ही अंडरगो प्रोसेस हो जाता है एजिंग के। तो उसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक प्री मैच्योर एजिंग कहते हैं, जो किस वजह से होती है? जेनेटिक एबनॉर्मलिटी की वजह से होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मशहूर एग्जांपल है वर्नर्स सिंड्रोम की। वर्नर्स सिंड्रोम में हमारे पास क्या होता है? वर्नर्स सिंड्रोम में हमारे पास डीएनए हेलिकेज जो हमारे पास एंजाइम है, ये डीएनए हेलिकेज एंजाइम की हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाती है। डीएनए हेलिकेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये डीएनए हेलिकेज एंजाइम करता क्या है? ये डीएनए हेलिकेज एंजाइम हमारे पास एक तो रिप्लिकेशन में मदद करता है, दूसरा ये हमारे पास जो है डीएनए डैमेज हो जाता है तो उस डीएनए डैमेज को ये रिपेयर करता है। तो जब हमारे पास डीएनए जो है वो हमारे पास डैमेज होगा और उसको रिपेयर करने के लिए डीएनए हेलिकेज एंजाइम हमारे पास नहीं होगा, तो वो क्या होगा? वो डीएनए जो डैमेज हुआ है उस डैमेज पार्ट की अक्यूमुलेशन होगी और उस अक्यूमुलेशन की वजह से ना सेल अपने फंक्शन कर पाएगा, ना सेल के जो है वो चांसेस होंगे सर्वाइकल के, बहुत कम चांसेस होंगे सर्वाइकल के। इस वजह से हम क्या कहते हैं? वो सेल अंडर हो गया है, किसके अंडर हो गया है? प्री मैच्योर एजिंग के। तो व्हाट इज प्री मैच्योर एजिंग? प्री मैच्योर एजिंग एक ऐसी एजिंग जो कि अभी तक सर्वाइकल के चांसेस हों उसके पास, लेकिन जो है अभी तक टाइम हो उसके सर्वाइकल में, लेकिन ड्यू टू एनी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी जैसे कि वर्नर सिंड्रोम जिसमें डीएनए हेलिकेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, उस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है? उस कंडीशन में हमारे पास जो है वो प्री मैच्योर एजिंग हो सकती है। अब हम देखते हैं कि एक तो जेनेटिक एबनॉर्मलिटी हमारे पास कॉज है, लेकिन ऐसी कौन सी चेंजेस आ जाती हैं, ऐसी कौन सी चेंजेस आ जाती हैं जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है?
हमारे पास सेलुलर एजिंग होती है। तो नंबर 1 जो हमारे पास चेंज हम देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि डिक्रीज रिप्लिकेशन हो। रिप्लिकेशन जो है वो सेलुलर रिप्लिकेशन डिक्रीज हो जाए, एक ऐसी चेंज जिसमें सेलुलर रिप्लिकेशन डिक्रीज हो जाए। देखें वक्त के साथ सेल जो है वो रिप्लिकेट होता है, लेकिन रिप्लिकेट करते करते एक ऐसी कंडीशन में आ जाता है जब वो रिप्लिकेट के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत डिक्रीज रिप्लिकेशन कर रहा होता है, या वो रिप्लिकेशन नहीं कर रहा होता। जब वो रिप्लिकेशन नहीं करेगा तो वो डिवाइड नहीं होगा, तो उस वक्त एक ऐसी कंडीशन में आ जाता है जिसको हम कहते हैं नॉन डिवाइडिंग स्टेज। अब सवाल ये है कि सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे क्यों आ जाता है? सेल में ऐसा क्या होता है कि उसके पास रिप्लिकेशन की जो हमारे पास ताकत है, एबिलिटी है, वो लॉस हो जाती है? ऐसा क्या होता है? तो उसका रीज़न है हमारे पास, टीलोमेयर शॉर्टनिंग। टीलोमेयर शॉर्टनिंग की वजह से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें जो सेल है वो नॉन डिवाइडिंग स्टेज में चला जाता है, और उस नॉन डिवाइडिंग स्टेज को हम एक नाम देते हैं। उस नॉन डिवाइडिंग स्टेज को हम कहते हैं सेंसस। सेंसस एक ऐसी कंडीशन है जिसको हम कहते हैं जब कोई सेल हमारे पास नॉन डिवाइडिंग स्टेज में चला जाए तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो सेल सेंसस में चला गया है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये टीलोमेयर शॉर्टनिंग क्या है और किस तरीके से होती है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक सेल है और उस सेल में ये एक क्रोमोसोम है। हमें पता है कि हर सेल के पास जो है वो 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन मैंने ये एक क्रोमोसोम शो किया है। ये जो क्रोमोसोम की एंड्स हैं, इन एंड्स को मैं कहता हूँ टीलोमेयर। ये जो क्रोमोसोम की एंड्स हैं, इन एंड्स को मैं कहता हूँ टीलोमेयर। ये जो टीलोमेयर हैं वो एक्चुअली एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम है, जिनकी सीक्वेंस कुछ इस तरीके से होती है कि TTA GGG। ये एक सीक्वेंस है जो हमें इन क्रोमोसोम की एंड पे नज़र आती है, और इसको हम कहते हैं टीलोमेयर। इस टीलोमेयर का काम क्या है? इस टीलोमेयर का काम है कि ये एक तो कंप्लीट रिप्लिकेशन करवाती हैं, कि रिप्लिकेशन जो है वो पूरी तरीके से मुकम्मल हो, आधी में रिप्लिकेशन ना छूट जाए, डीएनए रिप्लिकेशन। और दूसरा ये कि फ्यूजन ना हो, जो है वो दूसरे दो क्रोमोसोम पार्ट आपस में फ्यूजन ना हो। एक तो ये इसको देखती है, और जो एंड्स है क्रोमोसोम के वो डिग्रेडेशन से बचाती है, मीन्स उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ टीलोमेयर के फंक्शन है। ये जो टीलोमेयर एंड पे होते हैं एक सेल के, एक जो हमारे पास सेल है उसके अंदर जो क्रोमोसोम है, जो क्रोमोसोम के एंड हैं, उनको हम टीलोमेयर कहते हैं, जो कि एक डीएनए सीक्वेंस है जो क्या करवाती है हमारे पास, एक तो कंप्लीट रिप्लिकेशन करवाती है, जो आपस में डीएनए सीक्वेंस चिपक ना जाए तो फ्यूजन से रोकती है, और जो है एंड्स को डिग्रेडेशन से बचाती है। ये हमारे पास काम क्या होता है? टीलोमेयर का होता है। अब सवाल ये है कि ये टीलोमेयर शॉर्टनिंग क्यों होती है? ठीक है, सवाल ये है कि हमारे पास टीलोमेयर शॉर्टनिंग क्यों होती है। तो हमें पता है कि जब हमारे पास डीएनए रिप्लिकेट करता है, फॉर एग्जांपल ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारे पास रिप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, हमें पता है कि रिप्लिकेशन में एक हमारे पास लीडिंग स्ट्रैंड बनती है और एक हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड बनती है। तो ये, और हमें पता है कि डीएनए हेलिकेज कौन सी डायरेक्शन में काम करता है? 3 to 5 डायरेक्शन में वो रीड करता है, और 5 to 3 डायरेक्शन में वो अपना वो जो है वो हमारा क्या बनाता है? न्यू स्ट्रैंड बनाता है। तो डीएनए हेलिकेज जो है उन्होंने हमारे पास ये प्राइमर बनाया, और ये लीडिंग स्ट्रैंड पे हमारे पास क्या बना दी? ये न्यू स्ट्रैंड बना दी। और हमारे पास लेगिंग स्ट्रैंड पे हमारे पास ओकाज़ाकी सेगमेंट्स बनते हैं, हम सबको पता है, ये हम जेनेटिक्स में पढ़ के आए। अब ये क्या होता है, जब ये हमारे पास लीडिंग स्ट्रैंड है और ये लेगिंग स्ट्रैंड है, और लेगिंग स्ट्रैंड में ये हमारे पास जो ओकाज़ाकी सेगमेंट्स हैं इनके प्राइमर रिमूव होंगे, और जब इनके प्राइमर रिमूव होंगे तो 3 to 5 डायरेक्शन में जो है वो हमारे पास न्यू स्ट्रैंड्स बन जाएंगी। 3 to 5 डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा? न्यू स्ट्रैंड बन जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं आपको, ये प्राइमर रिमूव हुआ, उसकी जगह पे ये न्यू स्ट्रैंड बन गई। ठीक है, और ये जो है वो हमारे पास प्राइमर रिमूव होने की वजह से न्यू स्ट्रैंड्स बन गई, और ये हमारे पास जो पहले डीएनए हेलिकेज हमारे पास जो स्ट्रैंड बना कर गए थे, ये हमारे पास इस तरीके से बन जाएंगी।
अब जो हमारे पास एंड है, इस एंड में हमारे पास ये मसला होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो प्राइमर रिमूव हुआ है, इस प्राइमर रिमूव किए जाए पे यहाँ पे हमारे पास जो एंड है, जो हमारे पास 3 एंड है, ये 3 एंड हमारे पास गुम है। ठीक है, सॉरी, ये हमारे पास यहाँ पे लेगिंग स्ट्रैंड का 5 एंड होगा और वहाँ पर 3, तो ये जो हमारे पास यहाँ पर 5 एंड है, जो स्ट्रैंड का, लेगिंग स्ट्रैंड का 5 एंड है, वो यहाँ पर कोई एंड है नहीं जिसकी वजह से वो कुछ बना सके। इस वजह से हमारे पास जो प्राइमर जो रिमूव होता है 5 एंड ऑफ द लेगिंग स्ट्रैंड पे, वो 3 एंड तक वो नहीं बना पाता है, जिस वजह से ये वाला जो हमारे पास पार्ट है, ये वाला जो हमारे पास पार्ट है, ये हमारे पास शॉर्टनिंग करवा देता है, टीलोमेयर की शॉर्टनिंग करा देता है। एक बार मैं रिपीट करूंगा कि हमने क्या किया। ये हमारे पास लीडिंग और लेगिंग स्ट्रैंड है। ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड तो हमारे पास पता है, ये 3 to 5 डायरेक्शन में रीड करके 5 to 3 डायरेक्शन में लीडिंग स्ट्रैंड बन गई, और ये ओकाज़ाकी सेगमेंट्स में लेगिंग स्ट्रैंड बन गई। अब ये जो हमारे पास प्राइमर्स हैं, ये प्राइमर सारे रिमूव करेंगे। ठीक है, और इन प्राइमर रिमूव करने के बाद इनकी जगह पे जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं वो आ जाएंगी। अब ये जो लास्ट एंड वाली जो प्राइमर रिमूव हुआ है, इसके पास एंड में 5 एंड नहीं होता, जिसकी वजह से वो 5 to 3 जो हमारे पास नॉर्मल डीएनए है वो नहीं बन पाता। जो आरएनए हेलिकेज यहाँ पर रिमूव करेगा प्राइमर को, वो 5 to 3 एंड नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से ये पार्ट हमारे पास लॉस हो जाएगा। लेकिन हमारे पास ये पार्ट लॉस नहीं होने देता। कौन हमारे पास ये पार्ट लॉस नहीं होने देता? ये पार्ट हमारे पास जो टीलोमेरेज हमारे पास एंजाइम होता है, वो हमारे पास जो ये पार्ट है वो लॉस नहीं होने देता। किस तरीके से लॉस नहीं होने देता? इसके पास क्या होता है, इसके पास एक आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। इसके पास एक आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। वो क्या करता है कि उस आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की हमारे पास वो आरएनए उसकी नॉर्मल जो स्ट्रैंड है उसको बढ़ा देता है। जो नॉर्मल स्ट्रैंड थी, जो हमारे पास पेरेंटल स्ट्रैंड थी, उसको बढ़ा देता है, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है जो उसके पास आरएनए स्ट्रैंड है। तो फिर क्या होता है, हमारे पास दोबारा यहाँ पे जो उसने ये न्यू बनाई है वहाँ पर ये प्राइमर आ जाता है, और वो हमारे पास जो पार्ट लॉस हो रहा था वो हमारे पास वापस मिल जाता है। ठीक है, पर मसला ये है कि इसको मैं अभी बुक से भी दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से ये होता है। देखें, ये हमारे पास एक पेरेंटल स्ट्रैंड है। ठीक है, ये हमारे पास पेरेंटल स्ट्रैंड है और उसके नीचे ये हमारे पास न्यूली सिंथेसाइज हो रही है। ठीक है, अब ये वाला जो हमारे पार्ट है, ये पार्ट हमारे पास लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास 5 एंड यहाँ तक है, यहाँ पर 5 एंड नहीं है जो 5 to 3 स्ट्रैंड बना सके प्राइमर के लॉस होने से। तो टीलोमरेज आता है और वो जो पेरेंटल स्ट्रैंड है उसको और ज़्यादा बड़ा कर देता है। ये देखें, टीलोमरेज आया और पेरेंटल स्ट्रैंड को और ज़्यादा बड़ा कर दिया। अब इसने पेरेंटल स्ट्रैंड को और ज़्यादा बड़ा कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे दोबारा प्राइमर आएगा और वो प्राइमर इस लॉस, जो पार्ट लॉस होने वाला था, उसको वापस रीगेन कर देगा। तो ये हमारे पास होता है किसमें, ये हमारे पास होता है जो टीलोमरेज की एक्टिविटी है उसमें होता है। लेकिन मसला ये है कि ये जो हमारे पास टीलोमरेज एंजाइम है, ये टीलोमरेज एंजाइम सोमेटिक सेल्स के अंदर नहीं होता। ज़्यादातर सोमेटिक सेल्स के अंदर ये नहीं होता, जिसकी वजह से ये टीलोमेयर शॉर्टनिंग होती है और ये टीलोमेयर जो हमारे पास एंड है वो रीगेन नहीं हो पाता। लेकिन ये हमारे पास स्टेम सेल्स के अंदर और जो है जाइगोमेटिक सेल्स के अंदर, जो हमारे पास एम्ब्रियोजेनिक सेल्स के अंदर, सॉरी, उसमें ये बहुत ज़्यादा होता है, स्टेम सेल्स के अंदर, और कैंसर सेल्स के अंदर भी ये हमारे पास पाया जाता है। जो हमारे पास कैंसर सेल है वो क्यों रिपीटेडली ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड कर पाते हैं, उनकी नॉन डिवाइडिंग स्टेट नहीं आती, वो इस वजह से नहीं आती क्योंकि उनके पास ये टीलोमेयर एंजाइम होता है। और इस टीलोमेयर एंजाइम होने की वजह से क्या होता है, इस टीलोमेयर एंजाइम होने की वजह से उनके पास टीलोमेयर शॉर्टनिंग नहीं होती और वो ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड हो सकता है। अब जो है हमारे पास जो है, मैं इसको एक बार दोबारा इस पेज को बताऊंगा कि इसमें मैंने क्या डिस्कस किया। इसमें मैंने डिस्कस किया कि सेलुलर एजिंग क्या है। ठीक है, और सेलुलर एजिंग जब हमारे पास नॉन डिवाइडिंग स्टेट आ जाता है तो सेल के फंक्शंस एंड वायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास सेलुलर एजिंग होती है। हमारे पास कुछ जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ हैं जैसे जो प्रीमेच्योर एजिंग करवाती है, जैसे कि वर्नर सिंड्रोम, जिसमें डीएनए हेलिकेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, जो डीएनए डैमेज के रिपेयर में काम करता है।
ठीक है। उसके अलावा फिर हमने देखा कि कौन सी चेंजिंग्स आ जाती है जिसकी वजह से, जैसे कि डिक्रीज रिप्लिकेशन। उस डिक्रीज रिप्लिकेशन की वजह से क्या होता है कि हमारे पास टीलोमेयर डिक्रीज रिप्लिकेशन क्यों होती है, क्योंकि टेलोमेयर शॉर्टनिंग होती है। टीलोमेयर शॉर्टनिंग क्यों होती है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ये हमारे पास जो लेगिंग स्ट्रैंड है, लेगिंग स्ट्रैंड का जब प्राइमर हमारे पास इनिशियल प्राइमर जाता है तो 5 एंड नहीं होता, जिसकी वजह से हम दोबारा से वहाँ पर वो डीएनए स्ट्रैंड बना सके, इस वजह से डीएनए शॉर्टनिंग होती है। लेकिन हमने ये देखा कि अगर टीलोमेयर एंजाइम हो तो वो पेरेंटल स्ट्रैंड को बढ़ाकर वो 5 एंड दे सकता है, जिस वजह से प्राइमर दोबारा बने और वो स्ट्रैंड रीगेन कर ले। लेकिन ये टीलोमेयर एंजाइम हर किसी के अंदर नहीं होता, सोमेटिक सेल्स में ज़्यादातर नहीं होता, कैंसरस स्टेम और जो एम्ब्रियोजेनिक सेल हैं उनके पास होता है। हमारे पास दूसरा जो हमारे पास कॉज है वो है मेटाबॉलिक और जेनेटिक डैमेज की अक्यूमुलेशन। हमें पता है कि जब मेटाबॉलिज्म होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो हमारे पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी बनते हैं। हमने डिटेल में इसमें बात की है जब हमने फ्री रेडिकल इंजरी के बारे में बात की थी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी क्या क्या इफेक्ट लाती है और किस तरीके से वो सेल को डैमेज करती है। जिस तरीके से वो सेल को डैमेज करती है उसी तरीके से वो हमारे पास कॉज बनती है किस चीज़ का, यस वो हमारे पास कॉज बनती है सेलुलर एजिंग का। उसके अलावा जेनेटिक डैमेज में हमने अभी बात की वर्नर सिंड्रोम की कि किस तरीके से वर्नर सिंड्रोम हमारे पास जो है वो प्री मैच्योर एजिंग का कॉज बन सकता है। उसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ है प्रोटीन की होम्योस्टेसिस की। जो हमारे पास प्रोटीन होते हैं वो प्रोटीन हमारे पास डिग्रेड होते हैं दो सिस्टम के थ्रू। दो सिस्टम है जो हमारे पास प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं। एक हमारे पास बहुत ही मशहूर सिस्टम है वो है हमारे पास यूबिक्विटिन प्रोटीएज सिस्टम, प्रोटियोसोम सिस्टम, जिसके बारे में हमने एट्रोफी में बात की थी कि किस तरीके से जो यूबिक्विटिन लाइगेज है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट को टैग कर देता है यूबिक्विटिन से और प्रोटियोसोम उसको डिग्रेड कर देता है। एट्रोफी में डिटेल में बात की थी। और दूसरा है हमारे पास जो है वो ऑटोफेगी लाइसोसोम सिस्टम, जिसको भी हमने एट्रोफी में डिटेल में डिस्कस किया था कि हमारे पास जब प्रोटीन ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जब सेल अंडर को न्यूट्रॉन सही नहीं मिल पा रहे होते हैं सेल को, तो सेल जो है ऑटोफेगी बना देता है, वैक्यूल बना देता है सेल के अंदर और खुद के सेल के प्रोटीन को वो खाना शुरू कर देता है विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम्स। तो ये हमने डिस्कस किया था प्रोटीन की इस तरीके से इंट्रासेलुलर प्रोटीन की डिग्रेडेशन होती है। अगर इनमें कोई मसला हो जाए या कोई ऐसी जेनेटिकल कंडीशन हो जाए जिसकी वजह से ये सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाए तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा डिग्रेड होना शुरू होंगे, तो सेल ना अपने फंक्शंस प्रॉपरली कर पाएगा और उसकी वायबिलिटी, एबिलिटी टू सर्वाइव वो भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगी, सेलुलर एजिंग हो जाएगी। तो ये हमारे पास सेलुलर एजिंग की कुछ चीज़ें थी। अब हम डिस्कस करते हैं कि सेलुलर एजिंग को हम डिक्रीज किस तरीके से कर सकते हैं, हाउ टू डिक्रीज सेलुलर एजिंग। इस सेलुलर एजिंग को हम डिक्रीज किस तरीके से कर सकते हैं। हमने बात की कि सेलुलर एजिंग क्या है, उसके कॉज क्या है, जेनेटिक अक्यूमुलेशन क्या है, एबनॉर्मलिटी के बारे में हमने बात की, फिर चेंजेस के बारे में हमने बात की कि किस तरीके से डिक्रीज रिप्लिकेशन क्यों होती है। अब हम बात कर रहे हैं कि डिक्रीज सेलुलर एजिंग को किस तरीके से हम डिक्रीज कर सकते हैं। तो उसका हमारे पास एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम कैलोरीज लेते हैं, जो हम डाइट लेते हैं उसकी हम रिस्ट्रिक्शन करें। कैलोरीज रिस्ट्रिक्शन का मतलब जो हम डाइट लेते हैं उसमें हम रिस्ट्रिक्ट रहें, उसमें हम जो है वो हर कोई चीज़ ना खाएं, हम कैलोरीज की रिस्ट्रिक्शन करें, रोकें कैलोरीज को लेने से, मतलब एक लिमिट में लें, उतनी लें जितनी ज़रूरत है। उससे हमारे पास क्या होगा, उससे हमारे पास दो चीज़ें होंगी। एक तो हमारे पास ये चीज़ होगी जो हमारे पास इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग है, कौन सी इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, हमारे पास इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास क्या करवाएंगे, वो हमारे पास जो सेल की ग्रोथ है उसको डिक्रीज करेंगे, सेलुलर ग्रोथ को डिक्रीज करेंगे, और वो क्या करेंगे, हमारे पास सेल को डैमेज होने से भी रोकेंगे, सेलुलर डैमेज को भी बहुत ज़्यादा कम करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, जब हम कैलोरीज कम अमाउंट में लेंगे, एक लिमिटेड अमाउंट में लेंगे, तो हमारे पास इंट्रासेलुलर जो सिग्नलिंग है वो हमारे पास इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर ये डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से सेल ग्रोथ डिक्रीज होगी, और सेल ग्रोथ डिक्रीज होने की वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ डिक्रीज होंगी और सेल की डैमेज भी बहुत ज़्यादा कम होगी।
उसके अलावा हमारे पास एक प्रोटीन है, उसका नाम है सर्टेंस, शायद मैं इसको प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, लेकिन सर्टेंस किस्म का हमारे पास प्रोटीन है जो हमारे पास रेड वाइन में प्रेजेंट होता है। जब हम कैलोरीज की रिस्ट्रिक्शन करते हैं तो वो प्रोटीन हमारे पास एक्टिव होता है, और उस प्रोटीन के एक्टिव होने की वजह से हमारे पास कुछ जीन एक्टिवेट होते हैं जो हमारे पास डिक्रीज एपोप्टोसिस को डिक्रीज करवाते हैं सेल के अंदर। वो हमारे पास सेल में जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं उनको भी बहुत ज़्यादा कम करवाते हैं। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशन है जिसमें, और उसके साथ साथ वो हमारे पास जो है वो किस चीज़ को बढ़ाते हैं, हमारे पास इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। वो हमारे पास इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे पास डायबिटिक पेशेंट्स में भी बहुत ज़रूरी होता है। इस वजह से कहते हैं डायबिटिक पेशेंट को कि उनको कैलोरी की रिस्ट्रिक्शन करनी चाहिए। जब वो कैलोरीज की रिस्ट्रिक्शन करेंगे तो उससे क्या होगा कि सिट्रिन प्रोटीन एक्टिवेट होंगे, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ेगी, जो हम डायबिटिक पेशेंट में बहुत ज़्यादा काम आ सकता है।